हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। यार देखो, आज की जो क्लास का एजेंडा है ना मेरा, वो है विद रिस्पेक्ट टू एमए एंट्रेंस, एमए इकोनॉमिक्स, एमए इको एंट्रेंस फॉर द 2024 या उसके ऑनवर्ड्स, बट मेनली फॉर द 2024 बैच जो एंट्रेंस देना चाहते हैं। सो होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में, एंड आज की डेट में हमें भी नहीं पता कब क्या नोटिफिकेशन आ जाए। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेम एग्जाम हो, चाहे वो आईईएस का पेपर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल का पेपर हो, चाहे वो आपका आरबीआई डीपीआर हो, चाहे वो नेट इकोनॉमिक्स हो, कोई भी पेपर हो। आज की डेट में वी डोंट नो कि कब क्या धमाका हो जाए। चाहे वो एग्जाम फॉर्मेट के रिगार्डिंग हो, लास्ट मोमेंट पे पेपर का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, हमें पता चलता है ये है, बट पता चलता है कुछ और आया। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे माइंड में भी था कि चलो यार आपके साथ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। क्या पता आपके माइंड में भी कुछ सवाल हो जो मेरे माइंड में है, कि आपके माइंड में क्या पता ये आ रहे हो, तो उनके कुछ मैं आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ आज। फर्स्ट थिंग इज, एमए इकोनॉमिक्स अगर आपको करना है तो फर्स्ट थिंग जो इसमें आती है वो आती है सी यू ई टी का पैटर्न। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो ये फॉर्मेट के अंडर अब आ चुकी है, तो इसकी भी बात करेंगे हम। और कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास है उसकी भी बात करेंगे हम। थर्ड थिंग, क्या मेरे को एमए इकोनॉमिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले तो इसी सवाल को उठा लेते हैं, क्या आपको एमए इकोनॉमिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो जी, ये बात का जो आंसर है वो डिपेंड करता है आपके करियर के गोल पे। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे कॉरपोरेट सेक्टर में रहना है या जिसे गवर्नमेंट सेक्टर में रहना है, तो आपको ना एमए करना ही पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड जिसमें भी आपको अपना करियर बनाना है। एमए आपको करना पड़ेगा, चाहे एमए इन इकोनॉमिक्स करो, एमएससी इन इकोनॉमिक्स करो। कुछ जगह से एमए बोलते हैं, कुछ जगह से एमएससी बोलते हैं। होता क्या था पहले ना, इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं आता था। 2008-2009 की बात है, जब हम सारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे थे, तो तब तो हमें पता भी नहीं था भाई ये सब क्या चीज़ें होती है। तब तो हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये सब पढ़ते थे, है ना जी। लीनियर अलजेब्रा पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, बट ये क्या आ गया, ये इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आईएसएलएम, एलएम कर्व, उसकी स्लोप, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी, ये कौन कौन लोग आ गए, मर्केंटलिस्ट। तो होता क्या था, पहले ये सब नहीं आता था इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स, इसलिए इसे आर्ट्स में क्लासिफाई किया गया था इकोनॉमिक्स को। आर्ट्स बोलो या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम बोलो, बट फिर बाद में मैथमेटिक्स पोर्शन आया। समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती है, जैसे कुछ लोग अपने स्टेटस वगैरह पे लिखते भी है, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है, समय के साथ सारी चीज़ें परिवर्तन होती है, समय ही परिवर्तन का खेल बनता है सारा का सारा। तो ऐसे सेम इसमें मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व हुआ, तो इसे फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ने एमएससी देना शुरू कर दिया, साइंस में क्लासिफाई कर दिया इकोनॉमिक्स को बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स पोर्शन। बट कई जगह ऐसे, जैसे डीयू में देख लो भाई, सबसे टफेस्ट पेपर, रिगरस सिलेबस जो है आज की डेट में बीए लेवल का, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। तो जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया सेमेस्टर एग्जाम, आपको कोई ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एमए एंट्रेंस हो गया, आप आईएएस भी निकाल लोगे। हाँ, उसमें आपको बस गाइडेंस चाहिए होगी, आंसर्स कैसे लिखते हैं उसके रिगार्डिंग। आरबीआई डीईपीआर का पेपर हो, ये भी आप आराम से निकाल लेते हो। सेबी का ग्रेड ए रिसर्च, कुछ दिनों में इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, ऐसा लग रहा है, उम्मीद है, बादल छा रहे हैं इसकी नोटिफिकेशन आने के लिए, ये भी आप निकाल सकते हो। नेट इकोनॉमिक्स, ये तो साल में 2 बार पेपर होता है, जैसे वो सीए के एग्जाम नहीं होते साल में 2 बार, वैसे सेम नेट इकोनॉमिक्स होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में आप जा सकते हो, दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। कहते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में क्यों जाए भाई, अगर आपका निकल गया ना, आपके रेज्यूम में इतना कुछ एड ऑन मिलेगा, शायद आपको पता भी ना हो। तो ये आप निकाल सकते हो, अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास है, बट सब में एमए इकोनॉमिक्स इज मस्ट। कुछ जगह आप एमए के फाइनल ईयर में भी पेपर दे सकते हो, जैसे सेबी ग्रेड आप फाइनल ईयर में दे सकते हो, ये भी आप फाइनल ईयर में दे सकते हो, आईईएस भी आप फाइनल ईयर में दे सकते हो। बट डीपीआर के लिए ना डिग्री हाथ में होना इज असेंशियल, विद 55% मार्क्स। 55% आपके नंबर होने चाहिए, एमए की डिग्री हो या एमएससी हो इकोनॉमिक्स में, वो आपके पास होना चाहिए। इसमें कुछ ना क्लॉज भी आ जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ यार एमए इकोनॉमिक्स क्या करो। कुछ जगह कुछ लोग अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स करते हैं, हाँ वो भी इक्विवेलेंट है। और कुछ अपना इसमें अप्लाइड इकोट्रिक्स वगैरह कोर्स करते हैं, मास्टर्स इकोट्रिक्स में, तो वो भी एप्लीकेबल है। वो नोटिफिकेशन वगैरह में सारा लिखा हुआ, तो वो मैंने शेयर कर रखा है ऑलरेडी कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन पेपरों के लिए एलिजिबल है। तो अगर किसी को चाहिए होगा, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी 9811042456, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस पर आप कॉल करके भी आप जो भी आपके डाउट्स है वो भी आप एक
करियर काउंसलिंग सेशन अपने लिए बुक कर सकते हो, आप में से टाइम स्लॉट ले लेना। तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा प्लानर बना के दे दूंगा कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए जिंदगी में। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो वो आप अपना मेरे से पूछ सकते हो, कंसल्टेशन जब भी चाहिए आई एम ऑलवेज देयर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले आते हैं इस फॉर्मेट पे, CUET। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है विद एग्जाम पैटर्न, लाइक 100 क्वेश्चन है, 25 प्लस 75। तो जो मेरी साइड से आपको गाइडेंस मिलती है, इन 75 क्वेश्चनों के लिए मिलेगा ही मिलेगा इकोनॉमिक्स बेस्ड, ये मेरा एक्सपर्टीज रहता है। प्लस इसमें कुछ इंग्लिश के नोट्स है, जो IAS में इंग्लिश आती है, RBI में आती है, वो भी आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेगी, इंग्लिश का पार्ट। प्लस इंडियन इकोनॉमी इन पेपरों में जो आती है, वो भी आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में हेल्प करेगी। फाइनेंशियल मार्केट की कुछ चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ जनरल, जो एक चीज़ है मैं वो बता देता हूँ सीधा, क्या नहीं हेल्प करेगा मेरी साइड से, दैट इज द रीजनिंग। तो रीजनिंग का पार्ट जो है भाई, वो मेरा एक्सपर्टीज एरिया नहीं है, मेरी महारथी इसमें है, रीजनिंग में नहीं है। तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा मेरी साइड से, बट यस उसके लिए मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा। तो वो सोर्सेज आप पढ़ सकते हो और वहां से आपका निकल जाएगा। देखो यार, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, 25 है तो 25 में इंग्लिश भी है, ग्रामर भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, और एक दो चीजें और फलाना फलाना। तो रीजनिंग के एक या दो ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा बनने भी नहीं वाले। नाउ यूनिवर्सिटीज की बात करें, सबसे पहली जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डी स्कूल हम बोलते हैं, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हर एक बंदा टारगेट करता है कि मेरे को दिल्ली स्कूल जाना है MA करने के लिए। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही कॉलेज है जो आपको MA करवाता है, दैट इज द DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई और कॉलेज नहीं है जो MA इन इकोनॉमिक्स करवाता है। ठीक है जी, ये बात का ख्याल रखना। ये बात बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई और कौन सा DSE के अलावा और कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड इसमें जो है दैट इज द JNU। मैं पर्सनल लेवल पे किसी को JNU जामिया सजेस्ट नहीं करता। ठीक है भाई, मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल है, तो आपको जाना तो आप जा सकते हो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ है। बट मेरे से पूछेंगे मैं तो मना कर दूंगा। थर्ड थिंग इज BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी। स्वयं भारत के सम्राट प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो काशी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। एंड 2-3 दिन पहले ही मेरी एक से बात हो रही थी जो BHU में इस टाइम, तो मैं ये पूछा था वहाँ पे एवरेज पैकेज कितना जाता है। जैसे DSE का तो सब जानते हैं, JNU से प्लेसमेंट मिलती नहीं है। यहाँ से आपको ज़्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड वर्क या जिसने UPSC जाना है, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। JNU कॉर्पोरेट सेक्टर में हेल्प आउट नहीं करता। तो यही बात हो रही थी, 7 to 8 लाख का तो है वहाँ पे आराम से, तो आपको अच्छा खासा वहाँ से मिल जाता है एंड अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है BHU में। लाइक 2 दिन पहले G20 की मीटिंग हुई है यार, इतना सुंदर था ना, मेरा लिटरली मन कर रहा था मैं सारे काम धंधे छोड़ के काशी चला गया लिटरली। तो बहुत अच्छा वहाँ पे G20 डेवलपमेंट की मीटिंग हुई है, सारे फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी, वो वहाँ पे खुद थे। वहाँ के CM आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी वहाँ थे। जितने भी फॉरेन के डेलीगेट्स थे वो भी वहाँ थे। तो दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट। एक एटमॉस्फेयर जो था ना वो बहुत अच्छा था, मतलब लग रहा था कि यार ये कुछ एक अलग ही भारतीय संस्कृति का जो है वो प्रचार हो रहा है। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। तो आप काशी में आपको बहुत एक एक्सपोजर मिलता है, हर चीज़ का एक्सपोजर मिलता है। देन उसके बाद आपका BHU के बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन है, एक है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दैट इज इन दिल्ली ओनली। तो दिल्ली में ये है, JNU भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है। देन ऐसी सेम अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है बेंगलुरु का, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक वो भी आपके पास ऑप्शन है, ये बेंगलुरु में है। एक आपके पास DTU भी ऑप्शन है। 2000, मेरे को अभी भी याद है, 2017 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम अपना BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। IP यूनिवर्सिटी भी आपके पास है, ये दोनों दिल्ली में ही है। देन टेरी, टेरी भी दिल्ली में ही है, ये भी CUET के पार्ट बनता है टेरी। और इसके साथ आपका और क्या रह गया, IP हो गया, DTU लिख दिया, देन BHU लिख दिया। हाँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। प्लस जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ऐसे एक और है यहाँ पे, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक स्कूल है विद्यावर स्कूल करके, वो मैंने ना अपनी YouTube वाली पुरानी वीडियो में वहाँ पे लिख रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस की कमी नहीं है। जनरली लोग क्या सोचते हैं जब हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेते हैं या फाइनल ईयर में होते हैं
यार हमारे पास ना ऑप्शन नहीं है करने का। अरे भाई आप जरा उन्हें मेरा नंबर दे देना, मैं उन्हें इतने ऑप्शन गिना दूंगा जो उन्हें पता ही नहीं होंगे। जस्ट 2 महीने पहले मोदी जी ने अहमदाबाद में, अपना गांधीनगर में गिफ्ट सिटी का इनॉग्रेशन किया है। तो वहां पे भी अब एक एम इकोनॉमिक्स वालों के लिए जॉब आ रही है। दैट इज ऑल्सो अगेन अ गवर्नमेंट जॉब, ग्रेड ए उसकी पोस्टिंग है, तो उसकी डिटेल्स जैसे है कि आई शेयर, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो वो आप एमए के बाद कर सकती हो, मतलब एमए फाइनल ईयर में तब भी आप वो वाला पेपर दे देंगे। तो काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। जब आपको ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो दिक्कत आती है, हमें ये नहीं पता चलता हम क्या करें। और दूसरी बात ये होती है भाई, ये बोलो कि ये जितनी चीजें हैं ना ये हमें मैच नहीं करती हमारे पोटेंशियल लेवल पे या हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं अगर डीएसए की बात करूं, डीएसई उसी बंदे को टारगेट करना चाहिए जिसका मैथमेटिक्स में फंडामेंटल स्ट्रांग है। देखो यार इंग्लिश में ना नंबर मेरे भी बहुत अच्छे आते हैं। आप मेरे से ऐसे लिखने को बोलेंगे ना, टचवुड ईश्वर की कृपा है आपसे ज्यादा अच्छा ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या पता मेरे से ज्यादा कोई एक और भी इंसान हो जिसकी वोकैबुलरी अच्छी हो तो वो वहाँ पे वोकैबुलरी का शब्द डाल दे, बट मैं होलिस्टिक अप्रोच दूंगा अपने ऐसे में। क्योंकि हम 1.5 साल से यही काम में मरवा रहे हैं अपनी, ऐसे ऐसे खेलना ये सब खेलना, बिकॉज आईएएस का पार्ट बनता है इस कारण। तो ऐसे में कमांड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, मेरे को इंग्लिश में बस 3 टेंसेस पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसके अलावा कुछ नहीं पता मेरे को कि कौन से टेंसेस होते हैं। तो ऐसी सेम यहाँ भाई आपके मैथ्स में सीजीपी आ गई 9 या 10, बहुत अच्छी बात है। बट क्या आपके मैथ्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है? क्या आपके मैथ्स के बेसिक टेक्निक स्ट्रॉन्ग है? दिस इज द क्वेश्चन। अगर यस, टारगेट फॉर डीएसई, तब जाओ एमएमई, जिसे डीयू लेवल पे बोलते हैं, एमएमई 1, एमएमई 2 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स शॉर्ट फॉर्म में जैसे हमने खुद बना दिया इकोट्रिक्स, सेमेस्टर 4 का पार्ट डीयू का। इसलिए मैं बोलता हूँ जो बंदा डीयू का इको ऑनर्स का सिलेबस अच्छे से पढ़ ले वो कोई भी पेपर इनमें से निकाल सकता है। कोई भी पेपर आप निकाल सकते हो अगर आपने बैचलर्स का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया। उसी को आप पढ़ लो ना तो आपका काम बन जाएगा, आपको फिर किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मेरी भी जरूरत क्या पता ना पड़े, ये भी हो सकता है। सो ये 3 में आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप बीएससी का टारगेट करना। जस्ट थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक से यही पूछा था, वो दिल्ली स्कूल में ही है, कि भाई अपना प्लेसमेंट का इस साल क्या रहा हिसाब किताब। तो वो बोलता भैया मेरी ना प्लेसमेंट नहीं लगी। मैंने कहा क्यों नहीं लगी भाई? कहता ईआर का चक्कर पड़ा हुआ इस कारण नहीं लगी। ऐसे ही एक और मेरा फ्रेंड है, उसका नेट जेआरएफ निकल गया और श्री राम कॉलेज का वो, बट उसकी भी डीएससी से अटकी पड़ी है। 1 साल और होने वाला है, अभी भी उसकी डिग्री नहीं आई। ऑल्दो उसका मैथ्स अच्छा बट स्टिल अटक गया, कहीं नहीं मिला उसे। डिग्री नहीं आ रही तो वो बंदा कोई भी पेपर नहीं दे सकता इनमें से। ये भी नहीं दे सकता क्योंकि डिग्री नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएगा, दे ही नहीं पाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे हम डीवी बोलते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत आएगी उसे। इसलिए आपके पास एमए की डिग्री होना इज एसेंशियल। तो यहाँ पे तभी टारगेट करना जब आपको ये सारे स्ट्रॉन्ग है तो। एंड यहाँ पे जितनी भी प्लेसमेंट आती है वो सारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं वो सारी आती है विद रिस्पेक्ट टू डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स की ज़्यादा जॉब होती है। जैसे वो सॉफ्टवेयर नहीं होते, मशीन लर्निंग, आर, सैफ, स्टेटा, तो ये सब जितना भी है ना, ये वाला पार्ट होना चाहिए। देखो भाई मैं तो हूँ सरकारी बंदा, ठीक है, हमें तो सरकारी काम अच्छे लगते हैं, ये सारे काम मेरा एक्सपर्टीज है। ये वाला काम मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं कॉर्पोरेट वाला बंदा नहीं हूँ। तो मैं कॉर्पोरेट वाला बंदा नहीं, उसमें मैं आपको कॉर्पोरेट में अच्छे से बता भी नहीं पाऊंगा कि वहाँ पे क्या कांड होते हैं, कैसे जिंदगी जी जाती है, क्या मिलता है। हाँ आप मेरे से इनमें पूछो भाई, यहाँ पे हम पूरी की पूरी इसकी कुंडली खोल देंगे। ठीक है, सारे इसके ग्रह नक्षत्र सब कुंडली खोल देंगे, वो काम कर देंगे क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ डोमेन है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। बट ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, ये सारे डेटा एनालिसिस आर सैफ, तो इसलिए मैं कॉर्पोरेट वाला बंदा नहीं हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपको हंसी भी आ रही हो यार, आपको ये सब नहीं आता भाई, नहीं आता नहीं आता, सीधी बात है, इंसान है भाई, हम तो सीखते रहते हैं दिन भर। तो मेरे को ये अच्छी नहीं लगती एरिया। जैसे जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती आप कोशिश करते हो वो ना करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी आइडेंटिफाई करो क्या आपको ये सब अच्छा लगता है या नहीं। भाई मैंने तो पहले ही आइडेंटिफाई किया था कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, तो मैं वही काम करता हूँ। जो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती मैं वो काम में हाथ तो गया भैया, हम तो दूर से नमस्ते करके बाहर आ जाते हैं, नमस्ते जी हमसे ना हो पाएगा, हमें माफ कीजिए, सीधी बात। ना आपका टाइम वेस्ट ना मेरा टाइम वेस्ट। तो इसलिए वैसी से मैं यार, जैसे मैं कहता हूँ भाई मैं कॉफ़ी लवर, मेरे को कॉफ़ी अच्छी लगती है। क्या पता आपको ना अच्छी लगती हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कॉफ़ी बेकार है। आप चाय पीती हो, मैं चाय नहीं पीता, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि चाय बेकार है। वो सबके अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, सबका अपना एक डोमेन है एरिया का। ठीक है जी, तो वही सेम बात यहाँ पे भी ऑपरेट होती है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए बाकी सब में प्लेसमेंट इज नॉर्मल, इनमें कुछ ज़्यादा इतना स्कोप है नहीं। यहाँ से फिर भी मिल जाती है, इन एरियाज में भी आपको नॉर्मली मिलेगा, बट दिल्ली स्कूल से आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है।
एंड इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है, ये तो वो है जो CUET फॉर्मेट में आती है यूनिवर्सिटीज, ठीक है जी। ये यूनिवर्सिटीज के नाम समझ आ गए, और इसमें अगर जाना तो ये स्ट्रांग होना चाहिए। ये सारे जो है ना, ये थ्योरेटिकल इंक्लाइन ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसका थ्योरी में इंटरेस्ट है, तो आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज JNU वगैरह, ऑल्दो ये CUT का ही पार्ट है, बट इनका जो अंदर सेमेस्टर का सिलेबस है, MA में जब आप आ जाते हो, जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा 1 2 4, तो वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा चीज़ें मिलेगी रादर देन द प्रैक्टिकल काम। बट DSC में थ्योरी कम मिलेगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलेगा, सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह ये सब भरा होगा। तो ये बेसिक अंतर है इन सब में। प्लस इसके अलावा देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो जो अपना पेपर खुद कंडक्ट करते हैं, जो इस फॉर्मेट में नहीं है, सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट में नहीं आते। तो जरा मैं उसकी बात कर लेता हूँ एक बार, वो कौन कौन है, और फिर मैं आपको सीक्वेंस भी बता दूंगा आपको कौन सा टारगेट रखना चाहिए। मैं कॉर्पोरेट वालों की भी बात करूंगा और सरकारी बंदों की भी बात करूंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे सेम है, सबसे बड़ा नाम जो आता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, 2 सेंटर है इसके, दिल्ली एंड द कोलकाता। ISI अगेन सेम, ISI का जो एंट्रेंस है वो 2 पार्ट में है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। एंड इसका जो सिलेबस है दैट इज प्योरली ऑन MME, आपकी DU वाली MME 1 MME 2, आपकी DU वाली स्टैट्स, आपकी DU वाली इकोट्रिक्स, एंड आपकी DU वाली माइक्रो मैक्रो। माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल ग्रोथ में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर यही एरिया रहता है। तो इनमें आपको अच्छी पकड़ बनानी चाहिए अगर आपका टारगेट है ISI। ISI में 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। दैट मीन्स अगर 20 का सिलेक्शन होता है ISI में, तो 20 के 20 बंदों को नौकरी मिल जाती है और अच्छा खासा पैसा मिलता है, नो डाउट। बट वही सेम यहाँ पे जितनी भी जॉब्स है ना, ये सारी डेटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, ये सब चीज़ें हैं। ऑल्दो ये यूनिवर्सिटीज़ जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे DSC हो या ISI हो, ये दोनों अपने इंटरनल सेमेस्टर में ऐसे कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ताकि जिसको इसका बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी जैसे मुझ जैसे इंसान को मान लो बैकग्राउंड है ही नहीं, जीरो है, तो वो उसको सीखने का भी मौका देते हैं कि आप यहाँ पे आ सकते हो और ये आप कोर्सेज कर सकते हो। तो ISI इज वन ऑफ द ऑप्शन। सेकेंड इसके पास जो है दैट इज IGIDR, दैट इज द सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ऑल्दो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो IGIDR भी ऑप्शन आपके पास है। इसका भी मैंने फॉर्मेट वहाँ पे शेयर कर रखा है IGIDR का। लाइक 3 घंटे का पेपर है, 60 क्वेश्चन होते हैं, और अपना 100 नंबर का ये पेपर होता है आपका टोटल। तो IGIDR इज ऑल्सो ऑप्शन। यहाँ से भी आपको बैंकिंग, रिसर्च, इन सब चीज़ों की जॉब ज़्यादा मिलती है। देन इसके बाद एक और है ऑप्शन आपके पास, दैट इज दी IIFT। ऑल्दो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता, बट IIFT में क्यों लिख रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये जो है ना दैट इज द सेटअप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, भारत सरकार। तो देखो भारत सरकार की बात आ गई, मतलब भैया मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो भारत सरकार की जहाँ जहाँ बात आती है, मेरा इंटरेस्ट ऐसा आता है कि मैं अपना सारा ज्ञान आपके साथ शेयर करने का कोशिश करता हूँ, कि जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ उतनी शेयर कर पाऊँ एटलीस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये सेटअप है। यहाँ से जो लास्ट ईयर का मैं इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख रहा था, वहाँ से सीधा लोगों की प्लेसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी हुई है, और रिसर्च जगह भी हुई है, बैंकिंग सेक्टर में भी हुई है, इंटरनेशनल बैंक्स में भी हुई है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट। फाइनेंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, कोई बंदा फाइनेंस में, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इंटरेस्ट रखता है, तो IIFT इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। और इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, इसकी फीस तो है ही नहीं, यहाँ तो आपको पैसे मिलते हैं उल्टा पढ़ने के लिए। दिल्ली स्कूल की भी फीस कम है, IGIDR की भी फीस कम है, इसकी फीस ज़्यादा है, 2.5 लाख या 3 लाख रुपये। तो तभी मैंने कहा जहाँ जहाँ पे कॉस्ट ऑफ अपना क्या कहते हैं उसे, एजुकेशन बढ़ जाती है, तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको सजेस्ट ना करूँ यार, इतने पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है, 2.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करो। बट यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पे आपके फेवर में आ सकते हैं। जो ये आपके पास एक ऑप्शन हो गया। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट IITs, क्या पता ये किसी को ना पता हो, IIT जैम MSc इकोनॉमिक्स कराता है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं IITs को, 2020 के आसपास ही इन्होंने स्टार्ट किया था, ये कोविड टाइम के आसपास IIT में। पहले IIT दिल्ली था, फिर उसके बाद रुड़की, ये 2 IITs है जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं, IIT जैम। जनरल कैटेगरी वालों के लिए सीट्स काफ़ी कम होती है IIT में, एंड IIT का भी सेम ये पैटर्न, ये वाले जो एरिया लिखे हैं ना, इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन, और दोनों ब्लेंडेड मोड है, MCQ पेपर प्लस सब्जेक्टिव। न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, माइक्रो मैक्रो के। जस्ट शाम को मैंने एक फाइल शेयर किया जिसमें मैक्रो के न्यूमेरिकल्स हैं, ISLM, ओलिविया ब्लैंचार्ड के उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, मनी मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स हैं, 61 पेजेस की वो न्यूमेरिकल्स की PDF मैंने आपके साथ शेयर किया। और वो आधा काम शेयर किया, आधा नहीं किया, एक ही फाइल शेयर किया, बाकी नहीं की। बाकी इसलिए नहीं की, बाकी मैं वीडियोस में करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, समझाने भी तो है ना, इसलिए।
तो वहीं पे मैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। 100 के आसपास क्वेश्चन है टोटल, तो वो 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करके जाऊंगा यहाँ पे। सो ये दोनों चीजें इसके ऊपर बेस्ड है। प्लस ऐसा सुनने में भी आ रहा है न्यूज वगैरह से कि 2024 के लिए आईआईटी गुवाहाटी में ज्वाइन आईआईटी जैम, तो एक और आईआईटी का आपके पास ऑप्शन बन जाएगा। तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के अकॉर्डिंग बात करें, ओवरऑल कहानी का सार क्या निकला, ये निकला सीयूईटी से आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मिलता है, एक आईएसआई आपके पास है, 2 आईजीआईडीआर आपके पास है, 3 आईआईटीज आपके पास है, और लास्ट में आपके पास एक आईआईएफटी है। भैया यही है जहां से आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। ऑल दो आप इसको पहले भी रख सकते हो, आईएसआई को बाय डिफॉल्ट रखना भी चाहिए। सीयूटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। इन ये सारे पेपर वो है जो सीयूटी में नहीं आते। फिर आप आईएसआई नंबर 1 है बाय डिफॉल्ट, फिर आईजीआईडीआर एंड आईआईटीज को भी आप प्रेफरेंस में रख सकते हो, बट वही होता है कि जनरल कैटेगरी है, सीटें कम है, तो ये आप यहाँ ले आओ, आईजीआईडीआर यहाँ स्वैप कर दो, देन उसके बाद आईएफटी। सो ये आपको ऑर्डर रहना चाहिए। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर जाना, सरकारी में आना, तो भैया कहानी अलग चलेगी। ये इनकी तैयारी इसके साथ होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप बोलो कि आप एमए इकोनॉमिक्स यहाँ से कर रहे हो और आप एमए के फाइनल ईयर में आके आईएएस का पेपर दे दो, द आंसर इज बिग नो। भैया सिलेबस चेंज है, इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस आपकी बीए वाली इको ऑनर्स का सिलेबस है, और इनकी मास्टर्स का सिलेबस अलग अलग है। तभी मैंने कहा कि कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भैया, सरकारी के अकॉर्डिंग नहीं है। सरकारी के अकॉर्डिंग आपको 1-1.5 साल और देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपका ये टारगेट है तो। क्लियर? यहाँ तक गेम समझ आ गई कॉर्पोरेट की? एग्री? इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज है, बट वो मैं प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा आपको मिलता नहीं, तो मैं लिखता भी नहीं। जैसे आई नेवर सजेस्ट एनीवन फॉर अशोका। भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, उससे बेटर तो ये आप इसकी तैयारी कर लो। अबे भाई अगर कोई इंसान ढंग से पढ़ ले, विधि का विधान मान के इसके सिलेबस को 6 से 8 महीने अच्छे से दे दे, यार आपका कुछ तो निकलेगा। लोगों को निकला है, लास्ट नेट में कितने लोगों का निकला, कितनी हाई परसेंटाइल थी, वो 99 परसेंटाइल ला रखे हैं। मैंने कहा यार ऐसे में तो मेरे जैसे 2 बंदे पास हो जाए इतने में, तो लोगों को निकला है पेपर। जो अच्छे से पढ़ाई करता है उसका निकलता है, बस वही है कि आप एफर्ट कितना डालते हो, सारा गेम वही है। इसलिए मैं अशोका मना करता हूँ। शिव नागर यूनिवर्सिटी है, भाई मैं वो बंदा हूँ जो आपको कोशिश करता हूँ सीधी बात बताए, ठीक है। यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो मैं वो सजेस्ट ही नहीं करता। हाँ आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप जाओ भाई, फिर किसने मना किया? अशोका, आशिफ नादर, आईएफटी भी जैसे इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि भारत सरकार का टैग आ रखा है, इस कारण। ये भी आपके पास है। एक साउ है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये इंटरनेशनल लेवल, सार्क। सार्क का जब हम बात करते हैं टॉपिक में, सार्क नेशंस का ये सेटअप है ताकि एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम ज़्यादा हो। एजुकेशनली दो कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज इस ग्रुप में है, उन सबके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़े, तभी ये सेटअप किया गया। साउथ साउथ से भी प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं मिलती, बहुत कम होता है, आपको ढूंढनी पड़ती है प्लेसमेंट बेसिकली साउथ से। देन उसके बाद आपके पास एमएससी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। गोखले, ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। सो ऑप्शंस आपके पास है काफ़ी, बट प्लेसमेंट वाइज सही टारगेट है। हाँ यहाँ पे तो देखो, एमएमई स्टैट्स इकोट्रिक्स इतना नहीं आता, माइक्रो मैक्रो ग्रोथ डेवलपमेंट इंटरनेशनल इंडियन इकोनॉमी, इन सब का भी फोकस यहाँ पे रहता है। एमएमई स्टैट्स जो आपको परेशान करेगा मैथमेटिक्स वाला, वो यही सीयूटी में है तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं, ये वाले में बहुत परेशान करेगा। आईजीआईडीआर में भी परेशान कर सकता है, आईआईटी में भी परेशान कर सकता है, क्योंकि रिवॉर्ड भी तो ज़्यादा है ना, तो फिर टेस्ट भी वैसा ही होगा। सो दिस इज द फुल पिक्चर ऑफ द एंट्रेंस। क्लियर जी? यहाँ तक गेम आपको समझ आ गई कि क्या क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हुई कॉर्पोरेट वाले की बात। कहते हैं कि अगर हमें एंट्रेंस की कोचिंग लेनी है आपसे, तो क्या उसका तरीका है? देखो जी, उसकी भी बात कर लेते हैं, एंट्रेंस की कोचिंग की। जो मैं आपको कोर्स पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। अगर आप इकोनॉमिक्स वाले बंदे हो, तो मैं यही चाहूंगा कि आप ये टारगेट करो। इससे आपकी जो सीधा प्लेसमेंट होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत सरकार। इससे बड़ा कोई भी और टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट नहीं है भैया। पूरे देश, हमारे देश में दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एक आपका कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी इज मेनली रिजर्व फॉर दी आईएएस, जो बंदा आईएएस बनता है वही कैबिनेट सेक्रेटरी के वहां पे पहुंच सकता है। सेकंड इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आप सीधा काम करते हो प्राइम मिनिस्टर। एक प्राइम मिनिस्टर
की काउंसिल होती है जिसे हम बोलते हैं PMEAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। एक अपना बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट भी है, अपना रॉय करके उनका नाम है, विवेक रॉय जी, तो वो इस काउंसिल के मेंबर है। प्लस अपना एक और है संजीव सन्याल जी, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स चलती है, वो भी इस काउंसिल के मेंबर है एडवाइजरी में। सो आप सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ काम कर सकते हो। तो 2024 में आप क्या पता सीधा मोदी जी के साथ काम कर रहे हो जो इस टाइम पे MA के फाइनल ईयर में, या अगर आपने 25-26 में देना है तो क्या पता आप सीधा 25-26 में सीधा आप मोदी जी के साथ काम करो, आप उनकी एडवाइजरी काउंसिल में हो। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको मौका मिलता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके काम कर सकते हो। सो IAS इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन। इसके साथ साथ जो आता है दैट इज RBI DEPR, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। RBI ना अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसकी मेनली 3 पेपर होते हैं। एक होता है पोस्ट का जो नाम है दैट इज ग्रेड बी, एक होता है फॉर द जनरल। जनरल का मतलब यहाँ पे कोई भी बंदा आ सकता है जिसके पास भी BA की डिग्री है ना, चाहे हिंदी ऑनर्स में हो, फ्रेंच में हो, संस्कृत में हो, मैथ्स में हो, इको में हो, कोई भी आ सकता है, ओपन फॉर ऑल। एंड इसका जो सिलेबस है RBI ग्रेड बी जनरल एग्जाम का, वो ज्यादातर मैच करता है CGL के साथ। तो जो बंदा CGL की तैयारी कर रहा होता है वो यहाँ पे एलिजिबल है और वो इस एग्जाम को टारगेट करता है। प्लस कुछ ऐसे मेरे नोन में भी है जो इस टाइम पे CS वगैरह है, वो भी इस टाइम पे इसकी तैयारी कर रहे होते हैं जनरल की। तो मतलब यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, बिकॉज देखो ना यार कितने लोग आ सकते हैं, ओपन फॉर ऑल है इसलिए। एक होता है आपका DISM इज फॉर प्योरली फॉर द स्टैटिस्टिक्स। जो बंदा MSc इन स्टैट्स करता है, मास्टर्स इज मस्ट स्टैट्स में या उससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट होते हैं स्टैट्स रिलेटेड, तो आप DISM में जाते हो। बट जो बंदा MA नीको करता है या MSc नीको करता है या बिजनेस इकोनॉमिक्स में करता है, तो वो बंदा फिर देता है DEPR, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, RBI के अंदर काम कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से आप सीधा गवर्नर लेवल पे भी जा सकते हो, डिप्टी गवर्नर लेवल पे भी जा सकते हो। तो जो बंदा जितनी जल्दी ज्वाइन करता है, 24-25 साल की उम्र में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या पता आप सीधा अपने एक 30s की लाइन में, 40s की लाइन में एक अच्छे हायरार्की पे आप पहुंच जाओ। ग्रेड बी इज द पोस्ट नेम, ठीक है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, बिकॉज दिस इज रिजर्व फॉर द इकोनॉमिक्स। यहाँ पे देखो सिलेबस में क्वांट भी आएगा, ठीक है, रीजनिंग भी आएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आएगा, इंग्लिश भी आएगी। यहाँ पे तो सिर्फ इको आती है चाचा, इको के अलावा तो कुछ और पूछता ही नहीं। वो MCQ पेपर है फेज 1, जिसमें से भी इको आएगी। इसके बारे में भी मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड बी DEPR, इसके लिए भी मैं अलग से करूंगा। तो यहाँ तो जस्ट एक आपको समरी में बता रहा हूँ कि कौन से ऑप्शन है। देन थर्ड इज UGC नेट, ऑल इंडिया लेवल का ये पेपर होता है, नेट इकोनॉमिक्स। इसमें 2 पार्ट बनते हैं, एक होता है नेट क्वालिफाइड, एक होता है JRF से आपको क्या फायदा मिलता है, भारत सरकार आपको 30,000 रुपीज पर मंथ देती है। लमसम अमाउंट आता है, 3 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए के आसपास लमसम अमाउंट आ जाता है अकाउंट में सीधा क्रेडिट। तो JRF अगर आप निकालते हो, PhD अगर किसी को करनी है तो JRF क्लैरिफाई करना पड़ता है। नेट क्वालिफाई अगर आप हो तो आप किसी भी भारत देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे पढ़ा सकते हो। इन दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आप पढ़ा सकते हो। बहुत लोग ऐसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर पे इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं जिनके पास MA इकोनॉमिक्स है, साथ में वो नेट क्वालिफाई हो गया, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे आप पढ़ा सकते हो। अच्छा खासा पैसा मिलता है जी, यहाँ पे कम पैसा नहीं मिलता है। तो ये छोटी मोटी जॉब मत समझना इसे। जितनी भी मैं जॉब्स यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारी एकदम क्रीम लेवल की जॉब्स हैं और सरकारी है, ठीक है। ये सारा सरकारी काम है, ये मेरा वाला एरिया ना सरकारी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा कुछ मेरे से अपना वाक्य या उसमें शब्दों का चयन मिलेगा कुछ। फोर्थ, सेबी ग्रेड ए रिसर्च, ये भी एक अच्छा है। ग्रेड ए अगेंस्ट पोस्ट का नाम है, रिसर्च इज द डिपार्टमेंट। सेबी अगेन अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे भी बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। जैसे यहाँ पे 3 पेपर होता है, वैसे सेबी बड़े सारे करवाता है, IT में भी करवाता है। सेबी में एक होता है लीगल के लिए, जो बंदा एडवोकेट या लॉयर रिलेटेड लाइन है तो वो लीगल का पेपर दे सकता है सेबी के लिए। IT में अगर आपने कुछ किया तो आप IT में आ सकते हो। ऐसी सेम जो MSc इन इकोनॉमिक्स या MA इको वाला है वो यहाँ पे आ सकता है, इसका पेपर भी इसके सिलेबस के साथ मैच है। इन सबका सिलेबस सेम है, MA एंट्रेंस का भी सिलेबस सेम है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि पढ़ाई हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये सारे पेपर MA इको एंट्रेंस, ये सारे पेपर इसके सबसेट है भाई। मैंने सीधा ऊपर वाली चीज को पकड़ लिया तो बाय डिफॉल्ट है, छोटे छोटे पार्ट तो उसमें कवर है ही ऑलरेडी।
ठीक है जी। एंड इस पेपर का जो अप्रोच है डीपीआर का, दैट इज एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव। नेट तो पूरा का पूरा एमसीक्यू है, नो डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती नेट के पेपर में। इसलिए बहुत लोगों का तो रैंडमली तुक्के में भी निकल जाता है पेपर नेट। और ऐसे बहुत सारे लोग थे, लास्ट जब निकला था 2021 की बात है, तो बहुत लोगों का ऐसे निकल गया था। तब वो नंबर का सिस्टम था ना, अब तो परसेंटाइल आ गई। इस बारी किसी को नहीं पता था कि परसेंटाइल आएगी, बट एकदम से देखो यूजीसी नेट ने आपको शॉक 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 सरप्राइज 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 दे दिया। परसेंटाइल लिया। पहले तो नंबर चलते थे भाई 300 में से 192 नंबर लाने हैं नेट क्वालिफाई के लिए, लास्ट कट ऑफ ये थी 2021-22 के आसपास। और जब रिसेंट अभी हुआ तो परसेंटाइल सिस्टम लिया है, 97 पॉइंट समथिंग इज द परसेंटाइल फॉर नेट, 99 के आसपास परसेंटाइल फॉर द जेआरएफ। तो तभी मैं बोल रहा हूँ ये पेपर निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम है। ठीक है, तो इन सबका भी सेम सिलेबस है इसके लिए, इसलिए मैं तैयारी करवाता हूँ आपको इसके अकॉर्डिंग, ताकि आपका ये कवर हो जाए और आप ये सारे पेपर निकाल सको। दिस इज, ये पैकेज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज बेनिफिशियल फॉर दोज पर्सन जो अभी बीए के फाइनल ईयर में आ रहे हैं, या फाइनल ईयर कर चुके हैं, या फाइनल ईयर में आ रहे हैं इस टाइम। उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा, थर्ड ईयर वालों के लिए, क्योंकि आपका एमए एंट्रेंस आपको देना है। हाँ, जो अब बंदा नेक्स्ट ईयर एमए के फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो आपको फिर एमए एंट्रेंस का पैकेज नहीं मिलता, मतलब वो आप पेपर क्यों दोगे दोबारा जब आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो आपको ये सारे एरियाज मिल जाते हैं, ये ये ये। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक फायदा है इस टाइम। जनरली होता है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट में देखोगे कॉल करके या उनके गूगल पेज पे या गूगल सर्च करके, तो आपको सारी चीज़ें बाइफर्केटेड मिलेगी। मैंने सबको मर्ज कर दिया भाई, सिलेबस सेम है। और जब आप एमए के एंट्रेंस निकल जाएगा, ईश्वर कृपा करे आपको अच्छी जगह एंट्रेंस निकले और आप अच्छी जगह सेमेस्टर में जाओ, तो जब आप अपने सेमेस्टर में होते हो तब भी आपको मेरी याद जरूर आएगी वहाँ के पेपरों के लिए। भाई वहाँ पे सेमेस्टर भी तो निपटाने हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको मेरी याद आएगी ज़रूर कि भाई ये टॉपिक बता दो, ये कैसे करते हैं, इसकी वीडियो दे दो, नोट्स दे दो, ज़रूर आएगी। वो गाना ना, याद तुम्हें आएगी मेरी, याद तेरी आएगी बड़ा मुझे सताएगी, तब भी आपको मेरी याद ज़रूर आएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि वी प्रिपेयर फ्रॉम दिस सिलेबस, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं और आपका एंट्रेंस आराम से कवर होगा। अब मैं एंट्रेंस के लिए, क्योंकि डीपीआर में एमसीक्यू आता है, नेट में एमसीक्यू आता है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं हमें ना एक किताब दे दो। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों के मन में होता है। मैं भी जब था, मैं भी ऐसी चीज़ें ढूंढता था, एक किताब मिल जाए जिसमें सिर्फ एमसीक्यू लगे हो बस, और मैं वो किताब रट्टा मार के चला जाऊँ पढ़ के, और मेरा एंट्रेंस निकल जाएगा। भाई ये गलत अप्रोच है, ऐसी अप्रोच मत रखना, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो आउटपुट मिलेगा। आपकी अप्रोच होनी चाहिए फंडामेंटल पढ़ाई करो। यार देखो एग्जामिनर ना आज की डेट में हर एक लाइन में से खोद खोद के क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है तभी आप पेपर निकाल सकते हो, अदरवाइज आप पेपर नहीं निकाल सकते। तो आप इस बात का ख्याल रखना। इसलिए मैं जो पढ़ाई करवाऊंगा वो पूरी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट होंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी बंदा पढ़ने आ रहा है वो 10वीं पास है बस। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि भाई आप 10वीं पास हो, आपको 11th-12th की इकोनॉमिक्स भी याद नहीं है। कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, इसलिए मेरे को सबके लिए रैशनलाइज एक फॉर्मेट बना के चलना पड़ता है। इस कारण अगर आपको आता है भाई बहुत अच्छी बात है, क्या पता कोई यहाँ पे ऐसे भी लोग आते हैं जो पीएचडी लेवल पे है, बहुत अच्छी बात है। बट आप चाहे जितने मर्जी इस फील्ड के महेंद्र सिंह धोनी हो, बट जब क्लास की बात आती है तो वो फिर मैं जो अपना सीक्वेंस चलता है मैं उसको नहीं ब्रेक करता। वो मेरा सीक्वेंस फिक्स्ड है, उस सीक्वेंस में मैं कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाता, क्योंकि वो एकदम पैटर्न ना प्री डिफाइंड है और उस पर मेरे को एम्पेरिकली रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए मैं वो नहीं चेंज करता कभी भी। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आप लोगों को 11th-12th भी नहीं आता, उस लेवल पे आपकी सारी पढ़ाई होती है, फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल क्वेश्चंस, जिसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, न्यूमेरिकल, थॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, अप्लाइड क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, और फलाने फलाने सब टाइप। ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग सारी पढ़ाई करते हैं। एंड एमसीक्यू के लिए वो वीडियोस वगैरह जितनी भी चलती है मेरी यूट्यूब पे भी डेमोज अवेलेबल है। अगर किसी को वैसे भी अगर डेमो चाहिए तो हमारा जो क्लासरूम का एक्सेस है उसमें भी मैं आप व्हाट्सएप कर देना, सो मैं आपके साथ वो भी लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको डेमो देखनी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्लासेस वाला फॉर्मेट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें मैं बुक इस टाइम पे प्रिपेयर करवा रहा हूँ। ये मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि भाई ऐसी मैं अपनी एक किताब बनाऊं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें सारे एमसीक्यू हो। तो उसमें माइक्रो का एमसीक्यू मिलेगा आपको अलग, मैक्रो के एमसीक्यू अलग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अलग, इंटरनेशनल के अलग, इंडियन इको के अलग, पब्लिक फाइनेंस के अलग, एमएमई के अलग, स्टार्स के अलग, इकोट्रिक्स के अलग। सो
ये भी आपको इसमें इंक्लूडेड है। सारा मटेरियल आपको मिलेगा, बाहर से आपको कुछ नहीं लेना, कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, तो वो मैं बुक्स वगैरह आपको बता दूंगा, तो आप वही बुक्स फॉलो करना, उस बुक के बाहर मत जाना, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं, इतना बड़ा सिलेबस है, समुद्र जितना सिलेबस है, कोई भी बंदा पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाता। अगर पढ़ भी लेगा तो एट दी एंड ये मैटर करता है कि आपको याद कितना है, कितना याद है चाचा, ये बात इंपॉर्टेंट है। रिटेन कितना है, मैं कहता हूँ कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है यार। आपकी लड़ाई यहाँ पे जो है ना वो रिलेटिव लेवल पे है, एब्सोल्यूट लेवल पे लड़ाई नहीं है। मेरे को दूसरे से 2 कदम आगे रहना है बस। कोई भी एग्जाम हो, एंट्रेंस लेवल हो, आईईएस लेवल हो, आरबीआई डीपीआर हो, नेट इकोनॉमिक्स हो, नेट इकोनॉमिक्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस कारण, तो आपको रिलेटिव लेवल पे आगे रहना रादर देन एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इसलिए मैटर करता है रिटेन कितना है। और क्लासेस का जो हमारा फॉर्मेट है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासेस चलेगी। आपके पास रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस मिल जाएगा। जैसे क्लास ओवर होती है, लगभग 2 घंटे की क्लास रहती है ऑन एन एवरेज। टाइमिंग्स रहते हैं आपकी क्लास के 6 PM से 8 बजे, 8 PM। और ये 8 PM वो वाला नहीं है, बोतल वाला 8 PM के सोचो, ठीक है, 8 PM। तो 6 तो भाई आपने 8 PM हो गए हैं, तो 6 PM टू 8 PM से हमारी क्लासेस टाइमिंग रहती है, मंडे टू सैटरडे। संडे के दिन क्या होगा भाई, रविवार के दिन या तो आपका टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट चलते हैं, या आपके जो डाउट है वो भी आप मेरे से सेशन प्लान कर सकते हो, और उस बेसिस पे भी आपके जो जो डाउट है वो सारे के सारे मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। व्हाट्सअप वाला क्वेश्चन होता है तो भाई व्हाट्सअप पे पूछ लो। कोई मेजर कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो आप क्लास में भी आके समझ सकते हो, लाइव क्लास का लिंक आ जाएगा डाउट के लिए, तो वो आप पूछ सकते हो, वरना टेस्ट चलेंगे, या आप अपना भी पढ़ सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो मंडे टू सैटरडे इज द क्लासेस के टाइमिंग्स। कहते कब से हो रहा है भाई, 3 जुलाई का दिन है, सोमवार दिन होगा, मतलब दिनांक है, मंडे इंग्लिश में बोले तो, ठीक है जी, मंडे विल बी द डे जिससे हमारी सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और यही मेरा एजेंडा था कि भाई ये सारे 2-3 काम मेरे को और करने हैं, छोटे छोटे वीडियोस एग्जाम रिलेटेड बनानी है या शेयर करने हैं आप लोगों के साथ, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो लाइव सेशन भी हो जाएगा एक, तो जिसके कोई डाउट्स है तो आप वो पूछ सकते हो मेरे से, ताकि एक मेरी क्लास ना बर्बाद हो इन सब चीज़ों में। इसलिए मैं ये सब काम ना इसी दिन में निपटाना चाहता हूँ, ताकि जब मैं क्लास में आऊँ 3 को तो मैं पढ़ाने आऊँ रादर देन ये सब डिस्कशन हो रहा है। तो इसलिए मैं ये सब डिस्कशन अभी वाइंड अप करना चाहता हूँ। 3 से मेरा जो प्लानर है वही चलेगा। कहते क्या प्लानर है भाई, MWF 3 जुलाई से हम पढ़ेंगे मंडे या जैसे मैक्रो, बेसिक टू एडवांस चलेगी। TTS में आपकी इको ट्रिक्स चलेगी। देन उसके बाद जब ये दोनों ओवर हो जाएगा तो मैक्रो की जगह आपका आ जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। और जब हमारी इको ट्रिक्स खत्म हो जाएगी तो आ जाएगी मेरी स्टैटिस्टिक्स, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, ऐसे पेयर चलता है। ये दोनों जब ओवर हो जाएंगे फिर मैं ले आऊंगा यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टैट्स जब ओवर हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपका फाइनेंशियल मार्केट। तो ऐसे हमारा फिर पूरा का पूरा काम चलता है। और जो एंट्रेंस वाले हैं उनके लिए एमएमई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो एमएमई के लिए आपकी अलग से स्पेशल क्लासेस कंडक्ट होगी, इधर ऑन संडे बेसिस या उसकी जैसे जैसे रिकॉर्डिंग्स होती रहेगी तो वो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, वो अलग से काम चलेगा एमएमई का फॉर द एंट्रेंस। आईईएस लेवल पे, डीपीआर लेवल पे एमएमई कोई बंदा ना भी पढ़े तब भी उसका पेपर निकल जाता है। वो कहते वो कैसे, वो बताओ, वो भाई बताएंगे, सब बातें बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ये हमारा प्लानर है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। लगभग जब लास्ट हमारा बैच ओवर हुआ था तो 180 के अप्रॉक्स क्लासेज है जो मैंने काउंट की थी। 180 क्लासेज है, उसमें से मैं जीएस वाला पोर्शन नहीं गिन रहा अभी, जीएस एंड इंग्लिश फॉर द आईईएस लेवल, तो इसको एक्सक्लूड करके लगभग 180 के आसपास क्लासेज है। प्लस इस बार न्यूमेरिकल का थोड़ा और ऐड ऑन करना है, तो क्या पता थोड़ी सी क्लासेस बढ़ भी जाए। तो 180 क्लासेस का आपको प्री रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाएगा, जब मर्जी देखो, बार बार देखो, जितनी बार देखो, कोई टेंशन नहीं है। 3 बार चलाना वीडियो को 3 बार चलाओ, 5 बार चलाना 5 बार चलाओ, मेरी तरफ से इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। ठीक है जी, तो आपको ये एक्सेस मिल जाएगा, लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको सारे नोट्स मिलते हैं पूरे के पूरे फिल्टर्ड एज पर द फॉर्मेट। MCQ के लिए अलग से बुकलेट मिलेगी, PDF ड्राइव का एक्सेस आपके पास ऑलरेडी रहेगा। तो सारी चीज़ें भाई फ़ोन वोन भर जाते हैं सबके, तो ड्राइव में मैं अपलोड कर देता हूँ, वहीं से भी आप PDF वगैरह देख सकते हो। वहाँ पे बहुत कुछ PDF वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ। करंट अफेयर्स का आपको सारा मिलता रहेगा। देन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा अगले साल तो उसका भी आपको मिलेगा। IIT जैम का जो पेपर होता है वो होता है इन द मंथ ऑफ फेब अप्रॉक्स। तो हमारा जुलाई से जो ये प्लानर चल रहा है 3 जुलाई, आपकी क्लासेस लगभग वाइंड अप हो जाएगी दिसंबर एंड में। दिसंबर एंड तक आपकी सारी क्लासेस वाइंड अप हो जाएगी एंड आपके पास एक्सेस पहली है
तो वो आप पहले भी खत्म कर सकते हो सिलेबस, इसमें कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो मेरे क्लास वाले पैटर्न से थोड़ा आगे चलना चाहो, मेरे को और अच्छा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस क्लास में आके भाई पढ़ाने देना यार, फिर ज़्यादा वो कुछ लोग होते हैं ना जो अपने ज्ञान का समर प्रदर्शन करते हैं, तो वो काम आप फिर अपने पेपर में करके दिखाना। जब मैं संडे टेस्ट लूंगा तब आप अपना सारे ज्ञान का प्रदर्शन करना, तब कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर क्लास में ज़रा मत करना, क्योंकि जो बंदा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना उसको दिक्कत होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डाउट्स नहीं पूछते मेरे से, बहुत बेसिक बेसिक उनके माइंड में डाउट आ रहे होते हैं, कहते हैं ये 2 यहाँ पे था, ये यहाँ पे आते आते 5 कैसे बन गया, जरा ये बताओ। होते हैं यार, मेरे माइंड में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभार कि हम जब देखते हैं तो वो नहीं पूछ पाते, वो कहते हैं यार भाई सामने वाला क्या सोचेगा, मैं एमए की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को नहीं आता। भाई नहीं आता नहीं आता, सीधी बात है यार। आप सीखने आ रहे हो मेरे पास, आप ऑलरेडी ट्रेंड प्लेयर नहीं हो। अगर ट्रेंड प्लेयर होते तो मेरी जगह खड़े होते। सो नो वन इज ट्रेंड, मेरे को भी जो आता है आपसे रिलेटिव लेवल पे ज्यादा आता है, एब्सोल्यूट लेवल पे इकोनॉमिक्स किसी को कभी नहीं आ सकती। इट्स अ डायनामिक पेपर, हर दिन कुछ नया होता रहता है, वो आपको अपडेट रखना पड़ता है, नई नई चीजें आ रही है, एग्जाम फॉर्मेट बदल रहा है, उससे अपडेट रखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स पे चलती है, तो इसलिए बस वही दिक्कत आती है। एक दो लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि भाई ये डाउट, मैंने कहा क्लास में क्यों नहीं पूछते, तो वही था, कहते यार बाद में पूछ लेंगे आपसे, आप वैसे बता दो। तो बस यही दिक्कत होती है। तो तभी प्लीज जो आगे चलना चाहता है आप चल सकते हो, बट क्लास में थोड़ा सा संयम, संयम की डोर बड़ी कमजोर, ना जाने कब टूट जाए, तो संयम बना के चलो, सब कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है जी, तो बस संयम रखना सीखो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द भी है जिंदगी में, तभी जाके आपको एक सक्सेसफुल एरिया मिल सकता है। तो और क्या रह गया भाई, और क्या चाहिए अब आपको बताओ। नोट्स मैं दे रहा हूँ, क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट आपको दे रहा हूँ, इंडिविजुअल डाउट आते हैं वो आपको दे रहा हूँ, डाउट सॉल्विंग की जो मेरे से पढ़ चुके हैं पहले, या जो किसी भी रूप में मेरे से कनेक्टेड थे, चाहे मेरे से पढ़ते नहीं थे बट किसी भी रूप में कनेक्टेड है, तो उन्हें पता है भैया डाउट के लिए जैसे आता है, कोशिश ये रहती है एज सुन एज उसका एंड हो, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। टेस्ट आपके मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मटेरियल आपको सारा मिल रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए होगा। जो भी आपके डिस्कशन करना है आपको कुछ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हो क्लासेस के रिगार्डिंग। ठीक है जी, बस एक दिक्कत होती है, क्या दिक्कत ये होती है, जब कोई बंदा अगस्त या सितंबर में आता है तो दिक्कत होती है। भाई आप पहले ज्वाइन कर लेते ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती तब, क्योंकि आपको मैंने बेसिक से पढ़ाना है। और जब कोई बंदा मिड में आता है ना तो दिक्कत होती है। मान लो भाई मैं अपने किसी टॉपिक पे, लेटर सपोज मैं इंटरनेशनल पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेशनल में लगभग दे रहा 20 क्लासेस, मैं अपनी 15वीं क्लास पे आ चुका, अब कोई मेरे को बोलता है कि हमें क्लासेस ज्वाइन करनी है, मैं आपको एंट्री नहीं दे पाऊंगा इस लेवल पे, क्योंकि आपने फर्स्ट 15 क्लासेस नहीं पढ़ी। कहते हमें तो आता है, भैया बहुत अच्छी बात है यार आपको आता है, बट मुझे जब पढ़ाना है तो मेरे को अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें देखनी है ना, एट दी एंड मेरे को आपका रिजल्ट निकलवाना है। अगर मैं रिजल्ट नहीं निकलवा पाऊंगा तो फिर दिक्कत उसमें मेरे लिए है, मेरे को आपका रिजल्ट निकलवाना है, इसलिए मैं अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलाता हूँ। तो मैं आपको 15 क्लासेस में सीधा एक्सेस नहीं दे सकता, आपको पहले 15 रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। हाँ, अगर मैं उस टाइम पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास नंबर 1 चल रही है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें लाइव ज्वाइन कर लो, बट पुराना वाला आपको रिकॉर्डिंग में देखना होगा। सो मैं आपको सीधा बीच में एक्सेस नहीं दे पाऊंगा लाइव क्लासेस में आने का, आपको पहले 15 देखनी पड़ेगी। जब आप 15 देख लेते हो तब तक तो क्या पता आगे की गेम ही खत्म हो जाए, आप ये नए वाले स्लॉट में लाइव क्लासेस में आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप वो अपना देखते रहो, क्योंकि वो फ्रेश शुरू हो रहा है, और कुछ भी अगर इंटरकनेक्टेड होता है किसी भी चीज़ के साथ तो वो मैं ऑलरेडी उस टॉपिक में समझा देता हूँ। ठीक है जी, सो ये हमारा पूरा प्लानर है यहाँ पे, राइट। और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी।